बच्चों सुप्रभात। आज मैं भास्कर मिश्रा आपके सामने जो है कैफी आजमी के द्वारा लिखी गई कविता कर चले हम फिदा पे जो है कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। तो कविता पर चर्चा करने से पहले हम लोग जो है कैफी आजमी का जीवन परिचय जान लेते हैं। कैफी आजमी, जिनका वास्तविक नाम अतहर हुसैन रिजवी था, इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ था। अदब की दुनिया में अर्थात कविता की दुनिया में आगे चल करके कैफी आजमी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कैफी आजमी की गणना उर्दू के प्रगतिशील कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। पहले नंबर पर इनकी जो है कविता गणना की जाती है। इनकी कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता दिखलाई देती है, तो दूसरी ओर इनके मन की, हृदय की कोमलता भी दिखलाई देती है। अपनी युवा अवस्था में, शुरुआत की अवस्था में ये जो है मुशायरों में जाते थे और वहाँ वाहवाही पाने के लिए कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी गाए हैं। ये युवा अवस्था में जो है मुशायरों में जाकर के काफ़ी वाहवाही पाते थे और धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। फिर इन्होंने जो है फिल्मों के लिए भी जो है गीत लिखना शुरू किया। इन्होंने सैकड़ों गीत फिल्मों के लिए जो है लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से कैफी आजमी जो है रुखसत हो गए, अर्थात इनकी जो है मृत्यु हो गई। इनकी जो है 5 कविता संग्रह हैं: झंकार, आखिरे शब, आवारा सजदे, सरमाया, और फिल्मी गीतों का एक संग्रह भी है, मेरी आवाज़ सुनो। ये सारी जो है संग्रह और रचनाएं इनकी जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। अपने रचना कर्म के लिए, अपने रचना कार्य के लिए कैफी आजमी को साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से जो है इनको सम्मानित किया गया है। कैफी आजमी जो है कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई शायर थे, अर्थात कवि थे। पत्नी इनकी जो है शौकत आजमी और बेटी सबाना आजमी फिल्म अभिनेत्रियां जो है थी। बच्चों जो है अब यहाँ हम बात करते हैं कविता के बारे में। तो कविता में जो प्रमुख बात ये है कि कवि और लेख ये बताना चाह रहा है कि जिंदगी हर प्राणी को, हर व्यक्ति को प्रिय होती है और कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी ऐसे ही बेकार चली जाए। असाध्य रोगी तक, जो बिस्तर में पड़ा हुआ होता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है व्यक्ति, जो किसी काम का नहीं रहता, वह भी जीवन जीने की कामना करता है, जीवन की रक्षा करने का प्रयास करता है, उसकी सुरक्षा करता है तथा उसे बचाए रखने के लिए और जिंदगी को बचाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध कराए हैं, बल्कि सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना पिरोई है। अर्थात हर जीव जंतु, हर प्रकृति का बनी हुई चीज अपने आप को, अपने जीवन को बचाना चाहती है। इसलिए यही कारण है कि जो जीव शांति प्रिय भी होते हैं, जो कभी लड़ाई नहीं करना जानते, वो भी जब उनके प्राणों पर संकट आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, जान का खतरा होता है, तो अपनी रक्षा हेतु वो भी मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जहाँ पर जो कविता में बात सैनिकों के बारे में की गई है, तो सैनिक का जीवन ठीक इसके विपरीत होता है। जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उसकी आज़ादी पर आ जाती है, देश के सामने कोई समस्या आती है, तब मुकाबले के लिए हर सैनिक अपना सीना तान करके जो है खड़ा हो जाता है और उसे ये पता होता है कि उसके मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी बची रहेगी, लेकिन उसके स्वयं की मौत की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। फिर भी एक सैनिक जो है सीमा पर लड़ता है, वो देश की रक्षा के लिए, अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता है। यह जो कविता है, यह जो गीत है कर चले हम फिदा, यह जो है युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म
हकीकत के लिए लिखा गया है। यह फिल्म जो है भारत चीन के बीच 1962 में जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध के आधार बना करके ये जो है फिल्म बनाई गई थी। इसमें जो है सैनिकों के हृदय की आवाज़ को कवि ने बयान करने का, कहने का प्रयास किया है। जी, ऐसे सैनिकों को जिन्होंने जो काम किया है उस पर उन्हें गर्व है। इसी के साथ ही इन्हें अपने देशवासियों से, अर्थात सैनिकों को अपने देशवासियों से कुछ उम्मीद है, कुछ अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वो देशवासी कोई दूसरा नहीं बल्कि हम और आप ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक सैनिक ने जो अपेक्षाएं हमसे की हैं क्या हम उन्हें पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बच्चों, कविता है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हे साथियों, हे देशवासियों, हम अपनी जान को न्यौछावर करके जो है इस देश से विदा ले रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, अपने प्राण गंवा रहे हैं। और यह अब जो देश है तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे जो है संरक्षण में है। अब तुम्ही को इसकी जो है देखभाल करना है, तुम्ही को इस पे जो है सुरक्षित रखना है। और क्या है, उनकी सांसें थमती चली गईं, उनकी जो है नाड़ियों का खून, शरीर का खून जमता चला गया, फिर भी सैनिकों ने बढ़ते हुए कदम को आगे बढ़ने से नहीं रोका है। उनके कदम निरंतर आगे बढ़ते चले गए हैं। कवि कह रहा है, सैनिक के माध्यम से कवि कह रहा है, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। सैनिक कह रहे हैं कि हमारे सर कट गए तो हमें कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, क्योंकि हमने हिमालय का सर नहीं झुकने दिया, अर्थात देश की आन बान और शान को बनाए रखा है। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे मित्रों, हे साथियों, मरते मरते हमें देश पर न्यौछावर होने का, देश के लिए लड़ने का, देश के लिए कुर्बान होने का जो है इच्छा हमारे मन में रही। और हे साथियों, अब यह जो है वतन, यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसकी देख रेख करने वाले, तुम ही इसका संरक्षण करने वाले हो। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रित रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यहाँ जो है कवि सैनिक को आधार बनाकर कह रहा है कि जिंदा रहने का मौसम बहुत हैं, अर्थात जिंदा रहने के लिए बहुत समय हमारे पास है, लेकिन देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का समय रोज रोज नहीं आता है। और वह जो है व्यक्ति कैसा है, वह जवानी कैसी है, वह युवावस्था कैसी है, जिसमें हुस्न और इश्क, हुस्न यहाँ जो है देश के प्रेम की बात कही गई है, और हुस्न और इश्क यहाँ जो है देश प्रेम, देश से जो है प्रेम की बात कही है। और जो इन दोनों को बदनाम करे वह जवानी नहीं होती है, वह जो है सही मायने में व्यक्ति नहीं होता है। कवि यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि हमें देश के लिए जान देने का समय बहुत कम मिलता है, जिंदा तो हम हमेशा रहते हैं, और जो देश प्रेम और देश को बदनाम करे वह वास्तव में जवानी नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है। और वह सैनिक, वह व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति तब तक नहीं होता है जब तक कि वह खून से नहाता नहीं है, अर्थात देश के लिए कोई युद्ध नहीं करता है, तब तक वह सच्चे अर्थों में सैनिक नहीं कहलाता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे जो है कवि कह रहा है कि हे मित्रों, हे साथियों, यह देश तुम्हारे हवाले है, और यह देश किस तरीके है, दुल्हन की तरीके है। दुल्हन इसलिए कवि ने कहा है क्योंकि कवि जो है यह मानता है कि जो धरती है, भारत माता है, उसको चीनी सैनिक जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, और भारतीय सैनिक उसकी रक्षा के लिए
निरंतर तत्पर हैं और भारतीय सैनिकों ने अंत में अपने खून बहा करके, अपने खून से रक्त रंजित होकर के अपने देश के आन बान शान और भारत माता की मर्यादा को बचाए रखा है और उसी के लिए सारी लड़ाई हो रही है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना रहे काफिले, फतह का जश्न जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। यहाँ पे कवि कह रहा है कि हे मित्रों, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, अर्थात जो लोग देश के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं, अपने प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कभी सीमा पर कमी ना होने पाए, अर्थात सैनिकों की कभी कमी सीमा पर नहीं होने पाए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, क्योंकि तुम जैसे ही सैनिकों की कमी हो, नए काफिले, नए लोगों का समूह वहां पर जो है पहुंचता रहे। ऐसी स्थिति बनाओ कि सीमा पर सैनिकों की कमी ना होने पाए। अगर एक की जरूरत है तो 10 यहाँ से पहुंच जाए, पूरा काफिला, पूरा समूह जो है लोगों का पहुंचता रहे, कभी भी कोई देश का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फतह का जश्न जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। और कभी क्या कह रहा है कि जीत की खुशी तो हम बाद में मना लेंगे, लेकिन ये जो मौत का जश्न है, ये जो मौत की स्थिति है, जो देश की रक्षा की स्थिति है, पहले यह जरूरी है, पहले इसका उत्सव मनाना जरूरी, पहले इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। और जीत का जश्न तो हम बाद में कभी भी किसी भी समय मना लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बांध लो अपने सर पे कफन, सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे साथियों, अब तुम अपने सर पे कफन बांध लो, अर्थात मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए तुम्हें मरना ही है। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि यह कह रहा है कि तुम अपने खून से इस जमीन पर, इस धरती पर, इस भारत माता की सीमा रेखा पर एक लाइन खींच दो कि इस तरफ कोई भी दुष्ट व्यक्ति, कोई भी रावण, कोई भी शत्रु ना आने पाए, और अगर आता है तो उसके हाथ तुम्हें तोड़ देना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पवित्र भारत माता, जिसकी तुलना कवि ने सीता से की है, कि उसका कोई दामन छू सके। क्योंकि हे मित्रों, तुम ही राम भी हो और तुम ही लक्ष्मण भी हो, इसलिए कोई भी अगर इस देश की तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसके हाथों को तोड़ दो। हे साथियों, हे मित्रों, इस देश की रक्षा और सुरक्षा करने का काम जो है तुम्हारा ही है। कोई भी इस देश की तरफ अगर आगे बढ़े तो उसे जो है तुम्हें वहीं पे हाथ उसके तोड़ देना है, आपको ऐसी सीमा रेखा बना देना है कि इस तरफ कोई आने नहीं पाए। बच्चों, अब इस पाठ का थोड़ा सा प्रतिपाद्य हम लोग देख लेते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह गीत लिखा गया है। इसमें सैनिक कहते हैं कि देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देकर के वे संसार से जा रहे हैं। अब देश की रक्षा का दायित्व देशवासियों का है। सैनिक ये बताते हैं कि दुश्मन से लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु लगभग समीप आ गई है। उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ना जारी रखा है। उन्होंने अपने देश की शान बचाए रखने के लिए अपना बलिदान कर दिया है। देशवासियों से, नवयुवकों से आह्वान करते हुए सैनिक कहते हैं कि अपने प्राण के न्यौछावर करने के अवसर कभी कभी ही आते हैं, अतः नवयुवकों को अपनी जवानी देश की रक्षा में लगा देनी चाहिए। सैनिकों की इच्छा है कि उनके शहीद होने के बाद देश में बलिदान देने वालों का सिलसिला लगातार चलता रहे, कम ना होने पाए। देश पर कुर्बान होने के लिए खुशी बाद में मना लेंगे, वो जीत से भी बढ़कर होती है। अतः देशवासियों को मौत की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। सैनिक देशवासियों को प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए उन्हें अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच देनी होगी। सीता के समान पवित्र भारत भूमि की तरफ बढ़ने वाले प्रत्येक हाथ को उन्हें तोड़ देना होगा। कोई भी हाथ साबित नहीं बचने पाए, सबूत नहीं बचने पाए। उन्होंने अपने देश, आपको देश के लिए बलिदान कर दिया है, और देश पर बलिदान करने के बाद अब सैनिक यह अपेक्षा करते हैं कि देशवासी भी जो है अपने देश के लिए अपना बलिदान देने को, अपने हिस्से का बलिदान देने को हमेशा तैयार रहें। बच्चों, इस पाठ में जो है एक कवि ने सैनिक को माध्यम बना करके हमारी देशभक्ति को उत्तेजित किया है, हमारी देशभक्ति को प्रोत्साहित किया है। और कवि ये कहना चाहता है
कि इस देश की रक्षा के लिए, आन बान शान के लिए हमें जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए। सीमा पर लड़ाई होने की स्थिति पर यदि कोई कठिनाई आती है, सैनिकों की कमी होती है, तो हमेशा हमें तैयार रहना आवश्यक है। क्योंकि यदि देश की रक्षा नहीं होगी, आन बान और शान दांव पे लग जाएगी, तो फिर देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जमीन के साथ साथ देश का सम्मान बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। बच्चों, धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।